आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी पीटी का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। रिजल्ट जारी होने के 3 स्टेप इसमें दिए गए थे, नंबर, परसेंटेज, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका लेखपाल का पेपर होने वाला है। लेखपाल का पेपर जल्द में ही होने वाला है। ये डेट होगी 19 जून 2022 को राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम में 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो ग्रामीण विकास से संबंधित, और हिंदी, जीएस और मैथ, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। 100 क्वेश्चन होंगे। ये एग्ज़ाम इससे पहले 2015 में कराया गया था। तो आज हम आपके सामने 2015 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये चलिए देखते हैं। ये आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है 2015 में जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। ये पेपर 1.5 घंटे का हुआ था, 100 क्वेश्चन थे। ये आप देख सकते हैं। भाग इसके 4 पार्ट दे दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में हिंदी थी, सेकंड मैथ, एंड थर्ड ये थर्ड आप देख सकते हैं। थर्ड में थी सामान्य जानकारी, यानी जीए, जिसको हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बैंक से भी रिलेटेड, इकोनॉमिक्स वगैरह। और दूसरा है ग्रामीण विकास, यानी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ये इसके 4 भाग बना दिए गए थे। 25-25 क्वेश्चन हर एक पार्ट के हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पेपर। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। इस पेपर में हम मैथ के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे लगभग 50 क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें हिंदी और जीए यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। अगला वीडियो आपके सामने हम जल्द ही पेश करेंगे। उसमें जो है मैथ और ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चंस बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा हिंदी का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यानी जो राजा है वो सेवक को कंबल देता है, तो इसमें आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। कारक आपको पता होना चाहिए। 7 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, संबंध। ये सब इसके कारक हैं। आप सीरियल वाइज इनको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें सेवक को, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेवक को। तो सेवक को में कौन सा कारक दिया गया है, तो इसमें कारक होगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी सी है तो आप पेपर को बीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से कौन सा सही वाक्य है, ये आपको बताना है। सही वाक्य जैसे आपके सामने दिया गया है कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, या तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, या तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं, या फिर तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तो अब देखिए, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें क्रमशः है। तो क्रमशः का मतलब कि जो चीज़ पहले तुलसी के बारे में दिया गया है तो तुलसी अवधि के हो गए, सूरदास जो हैं वो ब्रज के हैं, ठीक है। तो ये क्रमशः जो शब्द दिया गया है तो ये इससे रिलेट कर रहा है, यानी संबंधित है। जैसे दूसरा दिया गया है ऑप्शन कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, ठीक है। तो इसमें जो कहने का जो मतलब है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। दूसरा है तो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। ब्रजभाषी नहीं, ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी जैसा पहले वाले वाक्य में बताया गया है वैसा ही दूसरे वाले वाक्य में भी होना चाहिए। अगला है कि तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि कौन किस भाषा से संबंधित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, जैसा अभी हमने आपको डिटेल में बताया है। अगला है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो जैसा अभी हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको इसमें भी चूज करना है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, घोर संबंध है, या अगाध संबंध है। तो इसमें भी ऑप्शन सही ए वाला हो जाएगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 और 5 दो क्वेश्चन दिए गए, मुहावरे से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। पहला मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका तात्पर्य है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना कि किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, या अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, या फिर कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ये सारे गलत हो जाएंगे। जबकि पहला सेकंड ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का तात्पर्य है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है, इस मुहावरे का क्या मतलब है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का तात्पर्य है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, अब देखिए इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है दूसरा ऑप्शन, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बार बार, देखिए बार बार का मतलब वही चीज़ दोहराई जा रही है। ठीक है, अब दोहराने का मतलब यही है। दो हमारे पास ऑप्शन है कि दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, या फिर ऑप्शन ए में छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। हमेशा का मतलब वही चीज़ जो हम इसको कंटिन्यू करते चलें। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसमें ऑप्शन में भी हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं सेम एज। इसमें भी आपको बताना है कि 6 और 7 वाक्य जो दिए हैं इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है। रिक्त स्थान में आपको सही शब्द भरना है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने फिर डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। किसको नहीं पहुंचा सकता है? कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने। अब देखिए मित्र का अपने का मतलब यही है कि उसका जो है अपोजिट आ जाएगा, यानी उसका विलोम शब्द आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि मित्र, तो मित्र का विलोम क्या होता है? मित्र का विलोम शत्रु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हमारा पहले जो यूज किया गया है, जो पहले प्रयोग में लाया गया है, उसका हम विलोम ही उसके रिक्त स्थान में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। उद्धत या उद्धृत, प्रबुद्ध या संबद्ध। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रिक्त स्थान जो दिया गया है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, यानी हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखे शब्दों में विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको बताना है। क्रस, तो क्रस का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अनुसार क्रस का विलोम होगा हृष्ट पुष्ट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रस्ट का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का आपको विलोम बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। ठीक है, ना कि कृतज्ञ, अवज्ञ या फिर अभज्ञ, ये नहीं होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अरविंद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ होता है, ना कि खूंटिया, खूंटियों या फिर खूंटियों। ठीक है, तो खूंटियाँ होता है, खूंटी का खूंटियाँ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो अज अजन्मा का दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा ईश्वर। ठीक है, ना कि निर्भीक या आजन्म या फिर आजीवन। अज अजन्मा का दूसरा शब्द है ईश्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध आपको शब्द बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो इसका सही शब्द हो जाएगा प्रतिनिधि। ठीक है, यही शब्द इसका सही हो जाएगा, ना कि प्रतिनिधि या प्रतिनिध या प्रतिनिधि। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न नंबर 14 और 15 दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें वाक्यों के लिए एक शब्द कौन सा यूज किया गया है कि पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो पर्वत की जो तलहटी होती है उसको उपत्यका कहते हैं। ठीक है, ना कि बेसिन, घाटी या फिर द्रोण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, ये आपको बताना है। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। उलूक, इष्टिका, कुपुत्र या फिर अमय। तो अमेय जो है ये तद्भव शब्द है, ना कि कुपुत्र, इष्टिका या उलूक। ये तीनों शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र ये तत्सम शब्द हैं और अमीय जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष या फिर रूपक। तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें जो है रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि ये आपको बतानी है। विसर्ग, अयात, यण या फिर व्यंजन। तो निर्धन, निर्धन का संधि विच्छेद होता है निधन धन। ठीक है, यही इसका होगा, तो ये विसर्ग संधि मानी जाती है निर्धन। अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर दुग्ध। तो इसमें ये है कर्मधारय समास। देशांतर शब्द में कर्मधारय समास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो अब देखिए, मैं खाना खा चुका था, इसमें आपको बताना है कि कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस में ही होने चाहिए सारे, यानी भूतकाल के ही सारे होंगे। इसमें कौन सा भूतकाल है। पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भूत। तो अब देखिए, पूर्ण भूत का मतलब होता है जो पूरी तरह से काम कर चुके हों। आसन्न, संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब जिसमें हमको अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, डाउट में है। सामान्य मतलब कि सामान्य प्रकार से ये काम हो चुका है या फिर आसन्न। तो इसमें जो है मैं खाना खा चुका था कि ये कंफर्म हो चुका है, उसने ये काम कर चुका है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण भूत ही होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तन, यानी अगर ठठेरा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका
ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ना कि ठठारी, ठठेरी या फिर ठठेरिनी। अगला प्रश्न है 23 और 24, ये एक ही प्रकार के हैं प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है त्रुटियां इसमें दी गई हैं। तो त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप आपको बताना है, ए बी सी गोले बनाकर बताना है कि कौन सा गलत है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी विद्यालय में, ये आपका ए पार्ट हो गया। विद्यालय में जलपान को बी पार्ट, उत्तम प्रबंध है सी पार्ट, कोई त्रुटि नहीं है डी पार्ट। इसमें आपको बताना है। तो अब देखिए, अब आपको ऐसे ही समझ लेना चाहिए, विद्यालय में जलपान को या फिर जलपान की। तो विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, ठीक है, या फिर विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। जलपान का होगा, ना कि को। तो इसलिए ऑप्शन बी में ही ट्रुथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना है, अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें त्रुटि है, किस शब्द में। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे दिया गया है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना पसंद है, ना कि अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना पसंद है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द इसमें कौन से होंगे? आग, आगज, आँख या फिर अग्र, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, जो तत्सम शब्द है अग्र, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो है ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अग्र जो है तत्सम शब्द ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, इसमें भाग जो है ये भाग 2 मैथ के क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है जीए के क्वेश्चंस। ठीक है, इन जीए के क्वेश्चंस में करंट के भी क्वेश्चन हैं। तो करंट ये 2015 के एग्ज़ाम के अनुसार करंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, ये आपको बतानी है। तो आपको बता दें कि ये लोकसभा का जो चुनाव जो होता है, इसमें हर एक उम्मीदवार की आयु सीमा 25 साल होती है। अगर कोई 25 साल का हो गया है व्यक्ति, तो ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, इलेक्शन में नामित हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ऑप्शन है भारतीय इंटरप्राइजेज, अडानी, टाटा या फिर रिलायंस। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें कि सॉफ्ट बैंक के साथ साथ भारतीय इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया था, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों के लिए लगभग $20 बिलियन का निवेश किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन का प्रोटीन द्वारा होता है, जिसके द्वारा, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसको जो है हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रवाहित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो ये जो है देश है चिली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, किनके किनके बीच ये मनाया गया था, यानी किसके द्वारा ये मनाया गया था? तो आपको बता दें कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा घटना कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो चौरी चौरा घटना, जो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ये 4 फरवरी
1922 को हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए 4 फरवरी 1922 को जब हुई थी तो इसमें हमारे पास कोई भी 4 फरवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो ऐसे डाउट का है, लेकिन अगर हमको ऑप्शन लगाना होगा तो ऑप्शन सी सही लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो है फ्लोरीन, ना कि ब्रोमीन, ऑक्सीजन या फिर सोडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एनपीपी से क्या अभिप्राय है, यानी एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ना कि प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन या फिर प्रोग्राम। एनपीपी बोले तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती, तो आपको भी पता होना चाहिए। मानिसराम, मेघालय, चेरापूंजी के निकट ये गांव है मानिसराम, मेघालय में ही है, मेघालय राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये समझौता आपको बता दें असम में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, किसको चुना गया था, ये 2015 का एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हैं, आपको फिर से बता दें। तो 2015 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आईसीसी के अध्यक्ष जो है ये जहीर अब्बास को चुना गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कर के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि नमक पर जो टैक्स जो लगाया गया था उस टैक्स को हटा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। अगला प्रश्न है अनावरण यानी उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इस गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है, यानी उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने को प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन जो है ये दो देशों के बीच के लोगों का संचलन जो होता है इसी को अंतर्राष्ट्रीय गमन कहा जाता है, लोगों का आयात निर्यात ही अंतर्राष्ट्रीय गमन कहा जाता है, यानी माइग्रेशन। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बता दें ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है। बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल सम्राट थे, इनकी मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर ये हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। तो इनकी मृत्यु जो है रंगून में हुई थी, म्यांमार, बर्मा, रंगून। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। 2015 बजट के अनुसार ये क्वेश्चन है आपका, इसको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन मैत्री दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन है आपके सामने भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, आरबीआई गवर्नर या फिर कैग जिसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विपक्ष का नेता जो होता है कैबिनेट स्तर का होता है।
अगला प्रश्न, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको बतानी थी। तो आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है, ये आपको बताना है। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, यानी दाल में क्या पाया जाता है। तो दालें जो है प्रोटीनों का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना यानी ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है, या फिर पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, या दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती, या फिर पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, ढालू सड़क पर पत्थर अगर लुढ़काया जा रहा है तो ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इसे तो गेस करके भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो आपको बता दें, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। आर्टिकल 42। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस बस यही तक। अगले वीडियो में हम मैथ और ग्रामीण विकास के क्वेश्चंस करेंगे और वो वीडियो आपको जल्द ही हम प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और ये एग्ज़ाम यानी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम जो है 19 जून को होगा, तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।